12:45 से आगे अभी 2-3 मिनट हो गए हैं। बाकी बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे तब तक मैं कल जो 5 ही मिनट लास्ट में शायद नेटवर्क कनेक्टिविटी गई थी, तो उसको लेकर मैं विश्लेषित कर देता हूं और फिर अगला जो भाषण कौशल जो है उस पर प्रकाश डालकर दूसरा जो उपमुद्दा भाषा कौशल के भीतर का जो है इसको कंप्लीट करेंगे। और मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों ने अटेंडेंस दिया होगा। आपके लिए स्क्रीन शेयरिंग पहले कर लेता हूं और फिर हम लोग कल का जो हिस्सा था जिसमें लास्ट में मुश्किल आई थी उसको लेकर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अब देखिए, लास्ट के 1-2 मुद्दे मैं दोबारा विश्लेषित कर देता हूं श्रवण कौशल को लेकर, जिसमें 12 नंबर का मुद्दा है विकास के लिए भाषाई माहौल हो। और मैंने उसको लेकर एक बात कही थी कि समझ लीजिए आपके आसपास अगर भाषा को विकसित करने के लिए कोई उचित माहौल अगर नहीं है, उचित परिस्थितियां नहीं है, तो वह भाषा सीखना असंभव हो जाता है। समझ लीजिए आप हिंदी, मराठी या प्रादेशिक भाषाओं के भीतर पढ़ रहे हैं और अंग्रेजी भाषा का आपके आसपास माहौल नहीं है, तो इस भाषा को सीखना मुश्किल हो जाएगा। तो उसी तरीके से बच्चे अगर है और उन बच्चों के आसपास बोलने वाले, चर्चा करने वाले, उन बच्चों से संवाद करने वाले लोग नहीं हैं, तो उन बच्चों के लिए ये भाषा सीखना मुश्किल हो जाएगा। कोई बच्चा नया जन्मा और उसको जंगल के भीतर छोड़ दिया और उसके आसपास इंसानी दुनिया बिल्कुल नहीं है, और इंसानी दुनिया नहीं है इसका अर्थ है इंसानी भाषा भी इनके पास मौजूद नहीं होगी। वो उसके आसपास जो आवाजें वह सुन रहा है, चाहे झरने की हो, पेड़ पौधों की हो, चिड़िया की हो, पशु पक्षियों की भाषा हो, वही वो सीखेगा। वो भाषा सीखेगा नहीं। दूसरी इंसानी भाषा जो है सीखनी चाहिए उससे, वो सीखेगा नहीं। उस नाते जो है आप ध्यान में रखें कि आपके आसपास की दुनिया के भीतर संपूर्ण रूप से विकसित एक भाषा का रूप, भाषा का माहौल होना चाहिए, तभी जाकर हम लोग भाषा सीख सकते हैं। और वह भाषा का माहौल है तो कई शब्द हमारे कानों पर पड़ेंगे, हम सुनेंगे अच्छे-अच्छे शब्दों को, अच्छे-अच्छे वाक्यों को, अच्छी भाषा को, तब जाकर उसका अनुकरण हम करना शुरू कर देते हैं। तो 12वें नंबर के मुद्दे को लेकर ये 2-4 वाक्य आप लिख सकते हो। 13 नंबर का जो मुद्दा है उसमें श्रवण प्रक्रिया के कुछ मुद्दों के तहत, उप मुद्दों के तहत ये मुद्दे दिए हैं। भाषा के सार्थक इकाइयों का सहज अभिज्ञान। आप कहेंगे कि सार्थक इकाइयां कौन सी है भाषा की, तो उसका उत्तर ये रहेगा कि उसकी व्याकरणिक सारी की सारी व्यवस्था, उसकी ध्वनिगत व्यवस्था, भाषा की बोल रहा हूँ, भाषा की व्याकरणिक व्यवस्था, भाषा की ध्वनिगत व्यवस्था, भाषा की अर्थगत व्यवस्था, भाषा के वाक्य और शब्दगत विषय व्यवस्था, ये संपूर्ण जो है भाषा की इकाइयां हैं। तो इन इकाइयों का हमें ज्ञान होना चाहिए। समझ लो, वर्ण व्यवस्था और स्वर व्यवस्था, इसको कैसे हमें व्यक्त करना है, कैसे बोलना है, ये अगर को अगर हम कह रहे हैं और उसको उसी तरीके से कह रहे हैं तो वह सही रूप होगा। तो एक वाला ध्वनि जो है यहाँ पर निर्माण होगा। तो उसको वर्ण को स्वर को या किसी वर्ण को शब्दों के भीतर ढाला गया है, वाक्यों के भीतर ढाला गया है, वाक्यों के भीतर शब्दों को लेकर जा रहे हैं, तो उसको किस तरीके से हमें कहना चाहिए, उसका उच्चारण कैसे करें, उसका अर्थ कैसे होगा, अलग अलग जगहों पर लेकर जा रहे हो तो उसका अलग अलग अर्थ क्या निकलेगा। तो ये एक सहज अभिज्ञान जो है, सहज ज्ञान जो है भाषा का, हमें हो जाना चाहिए। भाषा के सार्थक इकाइयों का भी ज्ञान हमें यहाँ पर सहजता से होना चाहिए। अब ये ज्ञान अगर पाना है तो भाषा के निर्मिति और उसकी अवधारणा और उसका विकास की जो प्रक्रिया कहाँ से कहाँ तक हो गई है और किस तरीके से हो गई है, ये अगर जानेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। तो इसमें ये 3 मुद्दे जो है, सार्थक इकाइयों का सहज ज्ञान, भाषा के निर्माण की प्रक्रिया और अवधारणा के तहत वाले हिस्से, और उसका बोध और अर्थ ग्रहण, मतलब हमें शब्द कहा गया तो उसका अर्थ भी हो और अर्थ के साथ उसका बोध भी हो, समझे हम लोग। अगर नहीं समझे, अगर कोई अपरिचित भाषा है, हम जानते ही नहीं है, आवाज केवल सुन रहे हैं, उन शब्दों का हमें न अर्थ पता है न बोध हमें हो रहा है, तो केवल हम आ करके इनको देखेंगे कि भाई क्या कह रहे हो, क्या हमें उठना है, बैठना है, हमें यहाँ से निकलना है, या हमें कूदना है, या हमें ये खाना है, या इसको फेंक देना है, ये हमारी समझ के बाहर होगा। तो अर्थ ग्रहण
शब्दों के आधार पर अगर हम कर रहे हैं और उसका बोध हमें हो रहा है, तो उसके पश्चात की हमारी प्रतिक्रिया होगी। अगर अर्थ हमें पता नहीं है, ना ही बोध पता है, तो श्रवण किया हुआ, जो सुना हुआ है, हमारे पास केवल आवाज या किसी ध्वनि के अलावा दूसरा कुछ नहीं होगा, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसका कोई बोध नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये श्रवण कौशल के भीतर के मुद्दे जो है 13, उसमें से आप परीक्षा के भीतर लेकर जा रहे हो तो 5-6 मुद्दों का आप आसानी से विश्लेषण कर सकते हो, याद भी रख सकते हो। तो इन मुद्दों के आधार पर श्रवण कौशल पर आप प्रकाश डाल सकते हो। अब मैं आज दूसरा मुद्दा जो है ये पूरा करूंगा, और इसमें किताब के भीतर कुछ उपमुद्दे भी हैं। मैं किताब वाला हिस्सा आपको दिखा देता हूं। भाषण कौशल को लेकर यहाँ से ये पेज नंबर कहाँ कौन सा है, 12 नंबर से ये शुरू हो चुका है। थोड़ा सा बड़ा और कर देता हूँ इसको। ये यहाँ से शुरू हुआ है। फिर भाषण कौशल के भीतर कुछ डायग्राम वाली स्थितियां जो है और इसी को लेकर विश्लेषण उसके नीचे है। भाषण कौशल, उच्चारण और मौखिक अभिव्यक्ति। उच्चारण कैसे करें हम लोग और मौखिक तौर पर उसका प्रकटीकरण कैसे करें। उच्चारण के भीतर 1, 2, 3, 4 उपमुद्दे हैं। ध्वनियां, बलाघात, विवृत्ति, अनुतान। और मौखिक अभिव्यक्ति के भीतर कथ्य माने विचार, और फिर अभिव्यक्ति माने प्रकट होना। अभिव्यक्ति के भीतर शाब्दिक संरचना, आरती संरचना और व्याकरणिक संरचना। मतलब ये 4 और ये 3, 5, 6, 7 उपमुद्दे हैं, और ऊपर के 8, 9, 9, 10, 11 मुद्दे इसके भीतर है। यहाँ आपको डायग्राम के भीतर दिख जाएंगे यही मुद्दे। तो ये विश्लेषण इसका जो है किताब के भीतर भी किया हुआ है। 2 पन्ने, फिर 3 पन्ने, 3.5 पन्नों तक विश्लेषण है। तो वाचन कौशल को लेकर विस्तृत विश्लेषण आपकी किताब के भीतर है, इसको देखकर भी आप समझ सकते हो। मैं मुद्दे जो आपको बता रहा हूं वही यह मुद्दे वही के हैं। अब विश्लेषण इस पर करेंगे ताकि आप इसको आसानी से समझें भाषण कौशल को लेकर। अब मैंने पिछले लेक्चर के भीतर कह दिया था कि श्रवण कौशल एक मूलभूत प्रक्रिया है जिसके आधार पर भाषण कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल निर्भर होता है। आपका श्रवण कौशल कमजोर होगा तो आप अच्छा बोल नहीं सकते, अच्छा पढ़ भी नहीं सकेंगे और अच्छा लिख भी नहीं सकेंगे। अगले कौशल जो है ये फिर बिगड़ जाएंगे। आप इसको ध्यान में रखें। आप अच्छा सुन रहे तो अच्छा बोल सकते। भाषण कौशल के तात्पर्य के तहत एक वाक्य आप चाहे तो तब तक लिख भी ले सकते हो, या इसके पहले लिखा है तो बहुत अच्छा है, नहीं लिखा है तो अभी देख कर लिखे, नहीं तो फिर क्लास खत्म होने के बाद ये जो मुद्दे मैं लिखकर आपको दे रहा हूं, दे दिए है या अपलोड किया हुआ है, इसको आप लिख लीजिए। परिभाषा या तात्पर्य के तहत ध्यान में रखेंगे भाषण कौशल का अर्थ है अध्येता। अध्येता माने अध्ययन करने वाला व्यक्ति। भाषण कौशल का अर्थ है अध्येता में इस प्रकार योग्यता उत्पन्न करना कि वह अपने भावों तथा विचारों को स्पष्ट एवं प्रभावी रूप से प्रकट करे, व्यक्त कर सके। मतलब व्यक्ति, अध्येता माने आप ध्यान में रखें व्यक्ति में एक ऐसी योग्यता का निर्माण करना जिसके आधार पर वह अपने भाव और विचार, भाषा के माध्यम से हम लोग भाव और विचारों का प्रकटीकरण करते हैं। लेकिन भाषण कौशल हम लोग ठीक है, भाषा अपने पास है, बोल सकते हैं, लेकिन बोलना अलग बात होती है और भाषण करना अलग बात होती है। अच्छा बोलना अलग होता है, भाषण छोड़ दीजिए। बोलना अलग है और अच्छा बोलना अलग होता है। और अच्छा बोलना शब्द के साथ अच्छा जो आ गया बोलने के साथ, वह ये बता देता है कि आप अपनी वाणी को स्पष्ट और प्रभावी बने। आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को प्रभावित करे, सामने वाले को समझ में आए, आपको आपका बोलना सामने वाले को पसंद हो, सामने वाले को लगे कि अरे इनको बार बार सुनना चाहिए, बार बार इनकी वाणी, इनके शब्द हमारे कानों पर पड़े। तो ये स्पष्ट और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने का तरीका ही भाषण कौशल के लिए बहुत जरूरी होता है। हम लोग या व्यक्ति हम इस तरीके की योग्यता पाए कि जिसके माध्यम से भाव और विचार स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त कर सकते हैं, तभी जाकर हम कह सकते हैं कि हमारा भाषण कौशल निपुण बन गया है। अब देखिए, आप जिस जगह पर है उस जगह पर आपको कह दिया कि भाई मैं आज लेक्चर नहीं ले रहा हूं, मैं आप विद्यार्थी बनकर आपके क्लास में बैठूंगा और क्लास के भीतर का एक बच्चा लेक्चर आज दे दे, सेमिनार है, या फिर 2 बच्चे जो है ठीक है 45 मिनट नहीं दे सकते हैं,
तो उनको कह दिया कि भाई 20-20 मिनट आप लेक्चर दे दो, तो फिर आपके सामने मुश्किल होगी। आप पढ़ते हैं, जानते हैं, लिखते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु मुश्किल ये होगी कि 20 मिनट क्या बोले, किस तरीके से बोले। आपके विचार करने की प्रक्रिया जो है बिल्कुल थम सी जाती है। आपके मन के भीतर जो भाव निर्माण हो रहे होते हैं, लेकिन उनको व्यक्त करने के लिए एक सुसूत्रता इसके भीतर भाव, विचार और अभिव्यक्ति इसके बीच में जो होनी चाहिए ना, वो होती नहीं। वो एक सूत्रता टूट जाती है, बिखर जाती है। भाव निर्माण होते हैं, लेकिन इसके साथ विचार नहीं जुड़ते, उसके साथ शब्द और वाक्य नहीं जुड़ते, और शब्द और वाक्य नहीं जुड़े तो अभिव्यक्ति करना मुश्किल हो जाता है, और 20 मिनट का लेक्चर 2-3 मिनट के भीतर खत्म हो जाता है। मतलब ये शुरुआती दौर में होगा, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे सोचना शुरू कर देंगे, मतलब आपका सोचना, भावों का उसमें घुल मिल जाना, आपका विचार और फिर प्रकटीकरण शब्द और वाक्य के माध्यम से ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है, एक सूत्र हो जाता है। और आप ध्यान में रखें कि ये कोई झरना जिस तरीके से झरने लगता है, या पानी जिस तरीके से ऊपर से नीचे झरने के माध्यम से आ जाता है लगातार, उसका स्रोत खत्म नहीं होता, उस तरीके से होने लगता है। मतलब भाव, विचार और अभिव्यक्ति ये तीनों एक साथ जुड़ जाते हैं, और इसके पश्चात एक सूत्रता के साथ निरंतरता इसमें बनी रहती है। तो भाव, विचार और अभिव्यक्ति प्रकटीकरण ये जो है स्पष्ट और प्रभावी रूप से जब बनेगा, तभी हम कह सकते हैं कि इस व्यक्ति के पास भाषण कौशल है, उत्कृष्ट भाषण कौशल है। भाषण केवल बोलने से जुड़ता नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति प्रभावी और स्पष्ट होनी चाहिए, और ये स्पष्ट और प्रभावी अभिव्यक्ति अच्छा वक्ता बना देती है। तो भाषण कौशल के नाते आप ध्यान में रखेंगे किसको कहा जाना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। भाषण कौशल का अर्थ है व्यक्ति अध्यता में इस प्रकार योग्यता उत्पन्न करना कि वह अपने भाव तथा विचारों को स्पष्ट और प्रभावी रूप से व्यक्त कर सके। हमारे पास भाव होते हैं, विचार होते हैं, लेकिन हमारे पास वह योग्यता नहीं होती है कि वह स्पष्ट और प्रभावी रूप से इसको प्रकट करे, और इस योग्यता को पाना ही भाषण कौशल कहा जाएगा। दूसरा मुद्दा है भाषा पर अधिकार। ये कब संभव है स्पष्ट और प्रभावी रूप से भाव और विचारों की अभिव्यक्ति कब संभव होगी, जिस जगह पर हमारा भाषा पर असाधारण अधिकार होगा। हमारी भाषा ही कमजोर होगी तो हमें शब्दों को ढूंढना पड़ेगा। शब्द हमें पता ही नहीं है, अर्थ पता नहीं, शब्द पता नहीं है, या थोड़ी बहुत भाषा आ रही है। समझ लीजिए आप किसी विदेशी अंग्रेजी व्यक्ति के साथ बात कर रहे हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आना बात अलग होती है, अच्छी अंग्रेजी आना बात अलग होती है। थोड़ी बहुत आ रही है तो उससे वार्तालाप करते वक्त, उससे संवाद करते वक्त आपको शब्दों को ढूंढना पड़ेगा, आपको दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। तो ये क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि हमारा भाषा पर असाधारण अधिकार नहीं होता है। जब असाधारण अधिकार होगा तो यूं आपके दिमाग से शब्द निकलेंगे, और वह वाणी का रूप धारण करते हुए आप उसके साथ संवाद कर सकते हो, आप उसके साथ बातचीत कर सकते हो। भाषण अगर हमें देना है तो हमें यह भाषण करना है, किसी के साथ संवाद करना है, वार्तालाप करना है, वैचारिक या भावनिक संवाद करना है, और वह प्रभावी ढंग से हो, स्पष्ट हो। ये अगर आप चाहते हो तो भाषा पर एक असाधारण अधिकार आपका जो होगा, तभी ये संभव है। तो 2-4 वाक्य भाषा पर अधिकार को लेकर आप प्रकट कर सकते हो। तीसरा मुद्दा है इसमें भाषा में सहज, मातृभाषा में सहज रूप। आप बोल किस भाषा में सहजता से सकते हो, या आप भाषण किस भाषा में दे सकते हो, किसी को पूछा तो यूं यूं वो उत्तर देगा कि मैं मेरी मातृभाषा के भीतर अच्छा भाषण दे सकता हूं, मैं मेरी मातृभाषा में अच्छा बोल सकता हूं, क्योंकि बचपन से ये भाषा इनको मिली हुई होती है, और नतीजन वह उसके भीतर अधिकार प्राप्त कर चुका होता है, और उसके लिए एक शब्द के लिए 2-2, 4-4, 5-5 पर्याय होते हैं, विकल्प होते हैं, वो उसका इस्तेमाल करेगा, और वह सहज रूप में मातृभाषा के भीतर अभिव्यक्त हो सकता है। आपको दूसरी भाषा या वैश्विक भाषा या तीसरी भाषा को आप पढ़ चुके हो तो वह कृत्रिम होता है, आपको जन्मता नहीं मिलता है, कृत्रिम होता है। हाँ, आप उस जगह पर अधिकार प्राप्त कर चुके हो तो मातृभाषा और
दूसरी तीसरी भाषा में आप अंतर भी महसूस नहीं करेंगे। लेकिन आपका असाधारण अधिकार नहीं है तो आपको समय लगेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मातृभाषा के भीतर हम लोग भाषण बाजी, आपका है भाषणबाजी या बोलने का काम जो है बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं, सहज रूप में कर सकते हैं। चौथा, तीसरे मुद्दे को जुड़कर ये आया है अन्य भाषा में प्रयास करो। हम कहेंगे कि अन्य भाषा में आप भाषण कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हम कहेंगे कि कर सकते हैं, परंतु कब? जब हम लोग प्रयास पूर्वक उस भाषा को प्राप्त कर चुके हैं और उस पर अधिकार प्राप्त कर चुके हैं तभी। अगर ये नहीं है तो संभव नहीं होगा। तो ध्यान में रखिए, मातृभाषा में सहज रूप से भाषण कर सकते हैं, अन्य भाषा में प्रयास पूर्वक हमें भाषण करना पड़ेगा। पांचवें नंबर पर है आधार इसका क्या है भाषण का? आधार है श्रवण कौशल। आधार सभी कौशलों का श्रवण कौशल ही रहेगा, इसको आप ध्यान में रखें। तो आधार श्रवण कौशल है। क्यों कहेंगे आधार श्रवण कौशल है? हम लोग आधार श्रवण कौशल इसीलिए कहेंगे कि हमारे पास सुनी गई अच्छी अच्छी बातें हैं, तो उन्हीं अच्छी बातों का हम अनुकरण करेंगे। अच्छे शब्द, अच्छी ध्वनि, स्पष्टता, प्रभावी रूप से किस तरीके से प्रकटीकरण करना है, ये हम लोग श्रवण कौशल के माध्यम से ही समझेंगे। हम लोग देखकर भी इन चीजों को जान सकते हैं, परंतु वह शब्द और अर्थ हमारे कानों से होकर हमारे दिमाग में पहुंचते हैं और फिर उसके बाद हमारा भाषाई कौशल जो है भाषण का, भाषण करने का, वह तराशा जा सकता है, वो दुरुस्त किया जा सकता है। तो हम अच्छा सुन रहे हैं तो अच्छा बोलेंगे। ये एक वाक्य के भीतर आप इसको समझ ले। हम अच्छा सुनेंगे तो अच्छा बोलेंगे। तो अच्छे लोगों को सुनना, ये मैंने इसके पहले भाषा शिक्षण की प्रक्रिया के तहत आप लोगों को बता दिया था। राजा और उसके घोड़े की कहानी से जुड़ा हुआ। तो उसको सिखाने वाला जो है व्यक्ति घोड़े को लंगड़ा था, तो उसका नतीजा ये होगा गया कि 6 महीने बाद घोड़ा बर्बाद हो गया, वो भी लंगड़ाते लंगड़ाते चलने लगा। तो सिखाने वाली बात यहाँ पर आ जाती है। तो आप ध्यान में रखें कि हम लोग श्रवण कौशल के माध्यम से बोलना सीख रहे हैं, तो हमें अच्छी बातों को सुनना चाहिए, तभी जाकर अच्छा बोल सकते हैं। अगर हमारे पास सुनाई देने वाला त्रुटिपूर्ण है, दोषपूर्ण है, तो वही त्रुटि है ये हमें नहीं पता चलता। वो सही है ऐसा मान लेते हैं और उसको जैसे के वैसे पकड़ते हैं और उसी तरीके से हम लोग प्रकट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग बोलते हैं। जैसे कल मैंने कह दिया कि भाषा भाषा, ये अगर कोई भाषा कह रहा है और हमें लग रहा है कि अरे ये तो स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा है, ये सही रूप है, तो आप भी भाषा को भाषा ही कहेंगे। तो ये गलत रूप पकड़ना यहाँ पर होगा। तो इसीलिए कहेंगे कि हम लोग इसका आधार श्रवण कौशल है। अगर किसी ने भाषा कह दिया है और आपने इसको पकड़ा है और ये सही रूप है, ये आपको पता चला है, तो उसी का अनुकरण होगा। छठा मुद्दा इसमें रहेगा और ये लास्ट वाला मुद्दा है वैसे इसके भीतर का, परंतु इसमें दो प्रमुख उपमुद्दे हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। छठा मुद्दा है भाषा कौशल की प्रक्रिया। अब प्रक्रिया के तहत दो प्रमुख मुद्दे हैं, एक उच्चारण की प्रक्रिया होती है और दूसरी मौखिक अभिव्यक्ति की प्रक्रिया होती है। उच्चारण के भीतर चार उपमुद्दे हैं, ध्वनिया, बलाघात, व्युत्पत्ति और अनुताप। मैं एक एक शब्द में इसका अर्थ आपको बता देता हूं कि हम लोग क ख ग घ ये जो कह रहे हैं या हमसे जो आवाज निकलती है, आप लोग जिस तरीके से वार्तालाप कर रहे हो उस जगह पर से जो आवाज निकलती है उसको, उस आवाज को ध्वनि कहेंगे। वर्ण हम लोग कह रहे हैं, स्वर कह रहे हैं, लेकिन इन्हीं वर्ण और स्वरों को जोड़कर तोड़कर आगे पीछे कुछ जोड़कर प्रत्यय, उपसर्ग, काना, मात्रा, उसकी ह्रस्वता, उसकी दीर्घता के साथ वो शब्द और अर्थ वाले शब्द बन जाते हैं। लेकिन आरंभिक अर्थ में केवल क को कोई अर्थ नहीं, केवल स को कोई अर्थ नहीं, को केवल श को कोई अर्थ नहीं है। तो ये ध्वनि है आप मानकर चले, लेकिन व्याकरणिक व्यवस्था के भीतर इसको वर्ण और स्वर कह दिया। लेकिन उसके आगे पीछे मैंने कह दिया कि कई चीजें जुड़ जाती हैं रस्वता और दीर्घता, काना, मात्रा के तहत, और फिर जुड़कर जब लंबा बन जाता है तो ये शब्द बनता है, शब्द से आपका है पद बनता है, पद से वाक्य बन जाता है, तो ये अर्थ ग्रहण कर लेता है। तो उच्चारण आपका शुद्ध और सही हो तो भाषा कौशल की प्रक्रिया के तहत ध्वनियों को लेकर जो है
आरंभिक दौर में आपको बातें पढ़ाने की कोशिश होती है, उसके स्वरों को और उसके वर्णों को लेकर पढ़ाने की बात होती है। इसको तोड़कर भी आपको बताया जाता है कि भाई क के भीतर केवल क नहीं है, क प्लस अ है, ये आपको बताया जाता है। मतलब ये एक स्वर है और एक वर्ण है, जो स्वर है वह अधूरा है तो यह हलंत करके लिखा जाता है। ये चीजें आपको बचपन में सिखाई जाती है। तो ये ध्वनियां। दूसरा इसके भीतर का मुद्दा है उच्चारण के भीतर का बलाघात। अब इसमें दो शब्द है, पहले आप जान लीजिए, बल और आघात। मतलब आप भाषण कर रहे हो, बोल रहे हो, तो कहां बल देना है और कहां पर आघात करना है। मैं अगर कह रहा हूं कि कहां बल देना है और कहां पर आघात करना है, तो आघात को कहते हुए मैं ऐसे मानो हथौड़ा ठोका जा रहा है, उस तरीके से आघात वाली बात कह रहा हूं। बल को लेकर मैं जब कह रहा हूं तो दबाने वाली जो बात होती है उसको लेकर, तो ये बल और आघात वाली है। आप जो भाषण दे रहे हो, आप जो बोलेंगे, तो उसमें ये दो चीजें बहुत अच्छे ढंग से काम करती है और आपके भाषण को कामयाब भी बनाती है, आपके भाषण को स्पष्ट और प्रभावी भी बनाती है। तो आपको निरंतरता से ऐसे ऐसे बात नहीं करनी है। जैसे समझ लीजिए आपके हार्ट बीट होते हैं ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, उसी तरीके से जो है आपका भाषण होना चाहिए। आप कुछ शब्दों पर जोर दे, कुछ शब्दों को ऐसा थोड़ा सा खींचे, या फिर आप कहे कि उस पर दबाव कम डाले, उस पर आघात कम करे। तो ये वाली चीजें जो होती है वह भाषा के भीतर बड़े अच्छे ढंग से काम करती है। और बल और आघात के साथ आपकी प्रस्तुति हो रही है तो वह एक अलग शैली के साथ लेकर आ जाती है। उस व्यक्ति का भाषण उत्कृष्ट होता है, आप कहें प्रभाव डालता है। और वही बात, वही विचार कोई सपाट बयानी के तहत दूसरा वक्ता कह रहा है तो वो आपको बोर करेगा और आपको लगेगा अरे उठकर चले। गैर जरूर हम लोग 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा बर्बाद कर रहे हैं, तो बेहतर है कि हम लोग निकले यहां से। हालांकि दो वक्ता जो भाषण दे रहे हैं वह जानकारी आपके पास पहले से उपलब्ध है, लेकिन एक वक्ता का भाषण आपको बांध कर रखता है और दूसरे वक्त का भाषण आपको बाहर निकलने के लिए, बकवास कहने के लिए मजबूर कर देता है। तो उसका कारण यह होता है कि इनकी प्रस्तुति बलाघात के साथ नहीं होती है, बल और आघात के साथ नहीं होती है एक की, और एक बल और आघात के साथ अपने वाणी में, भाषण में उतार और चढ़ाव लेकर आ जाता है, वह खूबसूरती के साथ प्रस्तुत कर देता है। तो वह बलाघात वाली स्थितियां भाषण में बहुत उपयुक्त और कामयाब साबित होती हैं। ई वाला जो है विवृत्ति, विवृत्ति माने आप ध्यान में रखें, दो वर्ण, दो शब्द, दो पद, दो वाक्य, इसके बीच में जो अंतर होता है वह वाला। मतलब मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, ये चार अगर शब्द है तो इन चार शब्दों में बीच बीच में अंतर है। फिर उसमें कह शब्द देखा तो क और ह में भी अंतर है। तो हर वर्ण और हर वाक्य, हर शब्द के बीच में जो अंतर वाली बात होती है ना, थोड़ा सा जो सूक्ष्म अंतर होता है वह होता है विवृत्ति। हम लोग कहते हैं ना कि समझ लो गायक अगर गा रहे हैं तो वो लगातार गाते हैं, इसको, इस शैली को क्या कहते हैं? कोई बता देगा? कौन सा सॉन्ग कहा जाता है इसको जो लगातार गाते हैं बिना रुके? लता मंगेशकर गा रही है तो वह स्वरों के साथ बिल्कुल खूबसूरती में गाएगी। और आधुनिक कोई गायक जिसको रैप आप कहते हो, तो ये रैप वाला जो होता है वो लगातार होता है, लेकिन उस लगातार के भीतर भी आप ध्यान में रखें कि दो वर्ण, दो शब्दों के बीच में अंतर होता ही है। यहां विवृत्ति नहीं होती है ऐसा नहीं कहा जाएगा। तो ये ध्यान में आप रखें। तो दो शब्द, दो वर्ण, दो शब्द, दो वाक्य, दो पद, इसके बीच में जो लघु अंश वाला, आराम वाला, रुकावट वाला या अलग करने वाला जो हिस्सा होता है, इसको आप कहेंगे विवृत्ति। ये वाला मुद्दा है अनुतान, मतलब आप कैसे खींच रहे। ये थोड़ी सी बात स्वरों के भीतर चलती है, वर्णों में भी होती है, लेकिन आप कितना इसको लंबा खींच रहे हो, कितना छोड़ रहे हो।
तान और अनुतान वाली बात आप इसको कहेंगे। मतलब आप रबर को कितना ऐसे स्ट्रेस कर रहे हो, तो ऐसे खींच रहे हो, तो उसमें उसी तरीके से शब्दों और वाणी के भीतर भी होता है। आप शब्दों को और स्वरों को और ध्वनियों को जो है खींचते हैं और छोड़ देते हैं। मैं अगर कह रहा हूं कि खींचते हैं, ये एक। दूसरा, इसी को मैं कह सकता हूं खींचते हैं, तो खींचने को भी खींचा है। तो ये यहाँ पर आप अनुतान वाली स्थितियों के साथ देखेंगे, ये ज्यादातर संगीत के भीतर काम आ जाता है। गा रहे कविता के प्रेजेंटेशन में आ जाता है, तो ये अनुतान वाली स्थितियां भाषण के लिए उपयुक्त होती हैं। आप खींचे और छोड़े भी, तो ये छोड़ना और खींचना ये जरूरी होता है। तो भाषण कौशल के प्रक्रिया के तहत उच्चारण वाली जो स्थितियां होती है, उसमें ध्वनिया, बलाघात, विवृत्ति और अनुतान, ये सीधे जो है आपका उच्चार है, जो अभी उच्चारण मैं कर रहा हूं, इस पर वह असर करता है और इसको प्रभावी बना देता है। दूसरा मुद्दा है मौखिक अभिव्यक्ति। आप मौखिक तौर पर क्या प्रकट कर रहे हो, किस तरीके से अभिव्यक्त हो रहे हो। इसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है कथ्य और दूसरा होता है अभिव्यक्ति। कथ्य सीधे विचारों के साथ संबंध रखता है। अब देखिए, ऊपर हम लोगों ने उच्चारण को लेकर देखा, ये वाला जो हिस्सा है उच्चारण का, इसमें ध्वनि, बलाघात, विवृत्ति और अनुतान, ये सीधे आपके भाषण को स्पष्ट और प्रभावी बना देते हैं। लेकिन आपकी मौखिक अभिव्यक्ति में आया हुआ कथ्य विचार आपके भाषण को स्तरीय बना देता है। मैंने अभी जो उदाहरण दिया ना, कि एक कौशल के साथ स्पष्टता और प्रभावी रूप से प्रकट कर रहा है और एक दूसरा सपाट बयान है, और मैंने उसके बाद दूसरा वाक्य इस्तेमाल किया था कि इन दोनों ने जो प्रकट किया है वह हमारे लिए नया नहीं है, लेकिन एक का बांध कर रखता है, एक का हमें उठने पर मजबूर कर देता है। लेकिन नया नहीं है, ये शब्द मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया था। तो यह ध्यान में रखें कि नया नहीं, इसका अर्थ है कि आप उस वक्ता के स्तर पर पहले से पहुंच चुके हो, वो विचार आपके पास पहले से मौजूद है, या उसी तरीके से आप सोचते हो, तो उस जगह पर भी आपको लगेगा कि भाई मैं क्यों सुनूं इसको। ठीक है, प्रभावी ढंग से और स्पष्टता के साथ अभिव्यक्त कर रहा है, लेकिन मुझसे अलग तो बात नहीं कर रहा ना। ठीक है, मैं एक बार सुनूंगा, लेकिन दूसरी बार उन्हीं विचारों को नहीं सुनूंगा, मैं उठकर चला जाऊंगा। तो ध्यान में रखें कि आपका जो विचार और कथ्य है सबसे अलग होना चाहिए। ये भाषण के भीतर बहुत अहम होता है। मतलब आप अगर अलग विचार रख रहे हो, अलग कुछ बात कर रहे हो, अलग तथ्यों को सामने रख रहे हो, तो ये लोग आपको सुनेंगे। नहीं तो वही घिसी पीटी बातें रोज कर रहे हो, तो आपका भाषण सुनने के लिए कोई रुकेगा नहीं। तो ये वैविध्य वाली बात जो है यहाँ पर ध्यान में रखें। हम यंत्र नहीं है, मशीन नहीं है, हम लोग एक ही समझ लीजिए। अभी मैं भाषण कौशल को लेकर आपसे बात कर रहा हूं और कॉमर्स में वही पढ़ा रहा हूं, या अगले साल या पिछले साल मैंने पढ़ाया होगा, तो इसमें और उसमें अंतर होता है। तो ये मेरा वैचारिक तथ्यात्मक कथ्य वाला जो है विविधता के साथ आ जाता है। तो कथ्य या विचार स्तरीय हो और विविधता के साथ हो, ये ध्यान में आप रखें। फिर अगला इसका उपमुद्दा जो है मौखिक अभिव्यक्ति का आ जाता है अभिव्यक्ति को लेकर। आप प्रकटीकरण कर रहे हो, ठीक है, व्यक्त हो रहे हैं, लेकिन कैसे व्यक्त हो रहे हो। तो शब्द जो होते हैं, इसकी एक तीन शक्तियां होती हैं। तो इन तीन शक्तियों के साथ आपकी संरचना जो है उस तरीके से बननी चाहिए। एक शाब्दिक संरचना होती है, दूसरा अर्थ वाली संरचना होती है, और तीसरा होता है व्याकरणिक संरचना को लेकर। शब्द की तीन शक्तियों को लेकर मैं आपको बता देता हूं। ये इसमें केवल संकेत है, लेकिन मैंने हो सकता है पिछले प्रक्रिया के तहत चर्चा करते वक्त इन बातों को कहा भी होगा। अभिधा, लक्षणा और व्यंजन, ये तीन शब्द शक्तियां होती है। अभिधा सीधे, स्पष्ट और सरल होती है, इसमें कोई टेढ़ापन नहीं होता। लक्षणा में थोड़ा सा टेढ़ापन होता है, अभिधा से कुछ अलग अर्थ लक्षणा के भीतर होते हैं, और व्यंजना के भीतर न अभिधा होती है, न स्पष्टता और सरलता होती है, न थोड़ा सा तिरछापन होता है। वो बहुत ज्यादा तिरछापन होता है, टेढ़ापन होता है, इसको आप कहे। और ये कहने वाला ही समझता है और सुनने वाला ही समझता है, तीसरे लोग इसके भीतर कोई समझेंगे। तो ये शब्द शक्तियों का होगा। तो आप अभिव्यक्ति जो करते हो,
तो शब्दों की संरचना को कैसे लेकर आ रहे हो, शब्दों को किस तरीके से पिरो रहे हो, शब्दों को किस तरीके से एक के बाद सजा रहे हो। तो ध्यान में रखिए, ये कवि और लेखकों की भाषा, भाषण करने वाले लोगों की भाषा, ये शब्दों की संरचना को एक ऐसे खूबसूरत ढंग से आपके सामने सजा देती है, आपके सामने परोस देती है कि आप उसको देखकर प्रभावित होते हैं। उदाहरण फिर बदलकर आपको मैं बता देता हूं कि आप घर का खाना रोज खाते हैं, लेकिन आपको लगता है कि भाई होटल का खाना खाए हम लोग, लेकिन घर से बेहतर होता है ऐसी बात नहीं होती है। लेकिन होटल में थोड़ा सा तड़का, मसाले या फिर तेल वाला अंश, ये और फिर आपके थाली में परोसने और सजाने का जो तरीका होता है वह हमारे घर से बेहतर होता है, तो हमें वो अच्छा लगता है। तो ये संरचना है इसकी, आपको खाना परोसने की एक संरचना, एक ढंग बनाने का भी और परोसने का भी। वही घर में अब देखिए, भूख लगी है तो खाना ही हमें ना, तो उसको खूबसूरत बनाकर खाने की क्या जरूरत है, ऐसा कोई सोचेगा। तो ये संरचना के तहत जो है महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो ये शाब्दिक संरचना भी बिल्कुल इसी तरीके से होती है, इसको आप ध्यान में रखिए। वो एक खूबसूरती के साथ आ जाती है, तो शब्दों को सजाए, खूबसूरत बनाए, मुहावरे और कहावतों के साथ लेकर आ जाए। उपन्यास और कहानी लिखते वक्त शब्दों की संरचना अलग होती है, कविता लिखते वक्त शब्दों की संरचना अलग होती है, भाषण देते वक्त शब्दों की संरचना अलग होती है। तो इन बारीकियों को पकड़ना पड़ेगा। तो भाषण के भीतर की अभिव्यक्ति करते वक्त शब्दों की संरचना कौन सी है, ये समझना पड़ेगा। अब देखिए, मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, मैं आपके सामने भाषण कर रहा हूं, यही समझे। परंतु यही अगर भाषण कौशल को लेकर मैं उत्तर लिख रहा हूं, आप परीक्षा के भीतर उत्तर लिख रहे हो, तो ये संवादात्मक तरीका नहीं होगा, भाषणबाजी का तरीका नहीं होगा, वो आपका उत्तर लेखन का तरीका होगा। वहां की शब्द संरचना अलग होगी, और मैं अभी प्रकट कर रहा हूं तो इस जगह की शब्द संरचना अलग होती है, और लिख रहा हूं तो उस जगह पर शब्द संरचना अलग होगी। तो ये आप समझे, और इस शब्द संरचना को भाषण के नाते जो होती है उसको समझ लिया, तो हम लोग इसको अच्छे तरीके से दे सकते। तो अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति के तहत अभिव्यक्ति ये जो मुद्दा है, तो शाब्दिक संरचना इसकी या शाब्दिक संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये आप ध्यान में रखें। दूसरा मुद्दा है अर्थी संरचना, अर्थ वाली संरचना। आप शब्दों के अर्थों को बारीकी से समझे और उचित शब्द का उचित जगह पर इस्तेमाल करें। मैंने शब्द इस्तेमाल किया, उचित शब्द का उचित जगह पर इस्तेमाल करें। मैं इसको ये भी कह सकता हूं, सही शब्द का सही जगह पर इस्तेमाल करें। परंतु सही से बेहतर शब्द आपको लगेगा उचित, उचित शब्द का उचित जगह पर इस्तेमाल करें। या मैं इसको फिर बदल कर कह दूं या अगली बार बता दूं, तो हो सकता है सही शब्द का इस्तेमाल कर दूं। तो ये शब्दों का अर्थों के साथ मेल मिलाप और सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल कर लेना। तो ये उसके अर्थों को अगर आप जानते हैं ठीक से, उसकी बारीकियां, उसकी सूक्ष्मताओं को अगर जानते हैं, उसकी संरचना को जानते हैं, तो आप सही ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं, और वह शब्द आपका प्रभाव डालकर जाता है। या आप इस शब्द को कहें कि वह उचित होता है, या फिर आप इसको अंग्रेजी के भीतर कह सकते हैं कि परफेक्ट होता है। तो ये परफेक्शन या परफेक्ट होना जो है आपके भाषण को और चरम तक लेकर जाता है। तो ये अर्थी संरचना हमें समझनी होगी। और 3 नंबर पर आ जाता है व्याकरणिक संरचना, का, की, के या उसकी कारकों को लेकर, उसके मात्राओं को लेकर, या मुहावरे और कहावतें और उसके सौंदर्यवर्धक चीजों को लेकर, उसकी छोटी छोटी चीजें जो व्याकरणिक अहमियत रखती है उसको लेकर, इसको भी हमें समझना आवश्यक है। और ये जब समझेंगे तभी जाकर हमारा भाषण सही होगा। तो कुल मिलाकर ये भाषण कौशल से जुड़े हुए 6 मुद्दे, और छठे मुद्दे को लेकर उच्चारण और मौखिक अभिव्यक्ति, ये दूसरे 2 उपमुद्दे बने हुए हैं, और उसमें 4 और 4, फिर 4 और 2 के फिर दूसरे के 3, इस तरीके से उपमुद्दे बनकर आए हैं। हालांकि
आपकी किताब के भीतर बहुत अच्छे ढंग से और सही रूप में इसका विश्लेषण किया है। जो श्रवण कौशल का नहीं किया है, वह भाषण कौशल का किया हुआ आप देख सकते हो। लेकिन इसमें जैसे मैंने ये मुद्दे आपको बनाकर दिए ना कि ध्वनिया, बलाघात, विवृत्ति और अनुतान, ये वाले मुद्दे इसमें नहीं है, लेकिन परिच्छेद के भीतर जगह जगह पर इन शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको मैंने मुद्दों के भीतर माइक्रोनोट्स में ढाल दिया है। तो आप इसको उसी तरीके से लिखे और उसी तरीके से इस्तेमाल करें। अभी देखिए और 4-5 मिनट बाकी है, लेकिन भाषण कौशल पर ज्यादा चर्चा करने वाली बात जो है वह है नहीं। और आप मूल हिस्से को पढ़े और इन मुद्दों को लेकर आप अपने नोटबुक में लिखे भी, या फिर आप मैंने जो अपलोड किया है उसको प्रिंट आउट करना चाहते हो तो प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। तो कल का लेक्चर जो अपना होगा वह वाचन कौशल को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, हम लोग कल मिलेंगे।